India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने 50% स्टाफ हुए कोरोना संक्रमित। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामलों की सुनवाई करेंगे जज। दिल्ली हाईकोर्ट के 3 जज कोरोना संक्रमित। ध्वस्त होगा आईएनएस विराट। सुप्रीम कोर्ट ने दी आईएनएस विराट को तोड़ने की इजाजत। तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका खारिज। राफेल खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 2 हफ्ते बाद सुनवाई। सीजीआई बोबडे ने कहा मामले पर अर्जेंट सुनवाई होगी। केरल राज्यसभा सीटों पर केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चुनाव आयोग को कहा मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में ही हो 3 सीटों पर चुनाव। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट का 50% स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो गया और ऐसे में अब सभी न्यायाधीश अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे। वहीं पेट में निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से बैठेंगे। कोरोना के मामले को देखते हुए कोर्ट रूम सहित पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया गया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के 3 जज भी कोरोना संक्रमित हो गए। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के परिसर स्थित अपने कार्यालय बंद रखने का निर्णय लिया है। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। जहां एक और देश में कोरोना के नए केस को लेकर हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं, वहीं अब कोरोना का प्रकोप देश की सर्वोच्च अदालत में भी दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 50% से अधिक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद फैसला किया गया है कि सोमवार से सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले आने के बाद कोर्ट रूम समेत पूरे अदालत परिसर को सैनिटाइज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के कई कर्मचारियों के कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव निकलने के बाद कोर्ट फिर से पूरी तरीके से वर्चुअल मोड पर सुनवाई करेगा और अब सभी न्यायाधीश अपने घरों से कोर्ट की कार्यवाही में भाग लेंगे। साथ ही रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशन फिजिकल सुनवाई के मामलों को निलंबित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सर्कुलर जारी किए हैं। कोर्ट स्टाफ के कई लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के साथ कोर्ट रूम सहित पूरे कोर्ट परिसर की सफाई हुई। सर्कुलर में कहा गया है कि जज अब अपने घरों से बैठेंगे। जो बेंच 10:30 बजे बैठने वाली थी अभी 11:30 बजे बैठेगी और जो 11 बजे बैठने वाली थी वो दोपहर 12 बजे बैठेगी। एक अन्य परिपत्र में कहा गया है कि रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष मामलों का फिजिकल रूप से उल्लेख अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों का उल्लेख जारी रहेगा। पहली बार दिल्ली में 10,774 नए मामलों का पता चला। इसके साथ ही 48 मौतें हुई। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महामारी को देखते हुए चेतावनी जारी की गई कि अगर अस्पतालों में कोविड-19 बेड से फुल हो जाते हैं तो फिर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। राज्य में अप्रैल के महीने में अब तक कुल 60,000 नए मामले सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या अपडेट है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कोरोना संक्रमण के चलते क्या हालात बने गए हैं और साथ ही क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? दरअसल जो कर्मचारियों के संक्रमण की बात है वो लगातार सामने आ रही थी। वहां आपको इस चीज और क्लियर कर दें
ये जो मामले हैं कर्मचारियों के ऊपर लगातार थे, लेकिन सुबह जो ये मामला आया कि 50% कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, ये थोड़ा भ्रामक हो गया था। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एक सर्कुलर भी नहीं जारी हुआ कि हाँ कितने लोग इसमें कर्मचारी जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं। लेकिन 50% कहना बिल्कुल गलत होगा। जहां तक हाई कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट से भी जो खबर आई उसमें ये कहा गया कि 3 जजेस और कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित हैं। तो जो 50% वाली बात है वो गलत है, लेकिन वही सुविधा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सभी सुनवाई को वर्चुअल कर दिया है। और जहां तक जो सुनवाई का समय सुबह 10:30 से 11:30 करने का था, वो सर्कुलर सिर्फ आज के लिए जारी नहीं हुआ था। आगे के लिए फिलहाल अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है। इट मीन्स की ड्यू डेट पे सुनवाई, यानी कि जो ड्यू टाइम है उसी पे सुनवाई होगी। अगर फर्दर ऐसा कोई एक्शन लिया जाता है तो उसके लिए नया सर्कुलर जारी होगा। तो जहां तक अब सैनिटाइजेशन की बात है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों के मामले के बाद पूरे सुप्रीम कोर्ट प्रेमाइसेस को ही सैनिटाइज किया गया, क्योंकि वहाँ सुरक्षा कर्मचारी होते हैं और जो केसों को देखने के लिए जो स्टाफ होते हैं वो होते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी और वहाँ सैनिटाइजेशन जरूरी है, क्योंकि जो लोग भी उससे इफेक्टेड होंगे उसके साथ कई लोग जुड़े हुए थे। क्योंकि जो हमारे जजेस के कांटेक्ट में आने वाले जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो तो नहीं, लेकिन जो जूनियर थे वो जरूर कांटेक्ट में थे। इस वजह से सैनिटाइज करना जरूरी था। इस वजह से आज की 1 घंटे की जो कार्रवाई वो 1 घंटा देरी से शुरू हुई थी। फिलहाल कर्मचारियों के संक्रमित होने का जो ये संक्रमित हो रहे हैं वो लगातार जारी है। लेकिन जो कंफर्म रिपोर्ट की बात करें तो वो अभी तक सामने निकल के नहीं आ पाई कि कितने कर्मचारी संक्रमित हैं। और जो जजेस हैं वो अपनी एक जगह से ही वो सुनवाई अपने घरों से या एक जगह इकट्ठे होकर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट से उनकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। अभी इसके लिए कोई सर्कुलर भी जारी नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि जो अभी बदलाव किए गए थे वो सिर्फ आज के लिए बदलाव किए गए थे। लेकिन विवेक, आपने कहा कि अभी जो एक आंकड़ा है उस बाबत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या अनुमान है किसी तरीके का? कोई अनुमान लगाया जाता है कि आखिर कितने परसेंटेज जो है कर्मचारियों की वो कोरोना संक्रमित है? जैसा मैंने सुबह भी अपने फोनों में ये बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो कर्मचारी हैं, लगभग 3000 से 3400 की संख्या है कर्मचारियों की। उसमें से तकरीबन शनिवार तक तकरीबन 44 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा लोगों की टेस्टिंग जारी थी और जो आगे की रिपोर्ट आई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और अगर तक हम परसेंटेज की बात करें तो जो 3000 या 3400 जो कर्मचारियों के हिसाब से 44 का अगर आंकड़ा सैटरडे के हिसाब से देखें तो वो तकरीबन 1.5 से 2% का ही आता है। लेकिन जो ये 50% का जो र्यूमर उड़ा था उसके पीछे का लॉजिक ये था कि जो 50 लगभग कोर्ट को खोलने की जो बात हो रही थी कि किन कोर्टों को चलना चाहिए, कितने कर्मचारी आएंगे, इनको लेके थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया। इसकी वजह से 50% कर्मचारियों के पॉजिटिव होने की या संक्रमित होने की बात कह दी गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्यास भी हुआ था। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सैटरडे की रिपोर्ट जो बता रही है वो 44 से 45 के बीच का है। तो सैटरडे से लेकर मंडे के बीच में और भी आंकड़े बढ़े होंगे, लेकिन उनकी अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ठीक है, यानी कि अभी अगर देखा जाए तो कोई फिक्स आंकड़ा नहीं बताया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक सिंह चंदेल इस सारी अपडेट के लिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक युद्धपोत INS विराट को तोड़ने की इजाजत दे दी है और इसके साथ ही कोर्ट ने उसकी तोड़फोड़ पर लगाई हुई रोक को भी हटा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि INS विराट को बाकायदा कानूनी तरीके से केंद्र सरकार से खरीदा गया था। CJI जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में देरी से अदालत आए हैं, जबकि पहले ही युद्धपोत को 40% तोड़ा जा चुका है। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक युद्धपोत INS विराट को तोड़ने की इजाजत दे दी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वो ऐतिहासिक युद्धपोत INS विराट के तोड़ने पर लगाई गई रोक हटा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की याचिकाकर्ता कंपनी को पर्यवेक्षण रिपोर्ट पर गौर करने को कहा था। CJI S.A. बोबडे ने कहा था कि अब जहाज एक निजी संपत्ति है और इसे 40% तोड़ा जा चुका है। ऐसे में इसे युद्धपोत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वहीं विराट को खरीदने वाली कंपनी की ओर से ये कहा गया था कि विराट को पहले ही 40% तोड़ा जा चुका है और इससे पहले 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना से हटाए गए ऐतिहासिक युद्धपोत INS विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी थी और उसके खरीदार को नोटिस जारी किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि एक ग्रुप भविष्य के लिए इसे संरक्षित करना चाहता है और खरीदार को 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है, जबकि खरीदार ने इसे कबाड़ बनाने के लिए खरीदा है।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि इसे तोड़ने से अच्छा है कि उसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई एस.ए. बोबडे ने याचिकाकर्ता के पक्ष में टिप्पणी की कि हम आपकी राष्ट्रीयता की भावना के साथ हैं, लेकिन विमानवाही पोत का 40% से ज्यादा हिस्सा तो तोड़ा जा चुका है, लिहाजा हम इसके तोड़े जाने की प्रक्रिया पर लगाया स्टे ऑर्डर वापस ले रहे हैं। विमान वाहक पोत विराट को 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। साल 2017 में इसे नौसेना से हटा दिया गया था और जिसे बाद में ग्रुप ने इसी साल नीलामी में यानी कि 38 करोड़ 54 लाख रुपए में खरीद लिया। भारतीय समुद्री विरासत के प्रतीक इस युद्धपोत को गुजरात के अलंग जहाज तोड़ने वाले यार्ड में पहुंचाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार अभियुक्त की जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा कि उगाही की राशि के भुगतान को आतंकवाद के लिए फंड मुहैया कराना नहीं कहा जा सकता और इस मामले में हाईकोर्ट ने सुदेश केडिया की जमानत याचिका इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दी थी कि उगाही की राशि का भुगतान करता रहा था और इस प्रकार उसने आतंकवादी संगठन को फंड मुहैया कराने में मदद की थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि रिकॉर्ड में वैसे साक्ष्य मौजूद हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि अभियुक्त अपना कारोबार चलाने के क्रम में आतंकवादी संगठन के सदस्यों के लगातार संपर्क में था। अपील में अभियुक्त ने दलील दी थी कि उसके खिलाफ केवल यह आरोप है कि अपने कारोबार के निर्बाध संचालन के लिए उसने टीपीसी को अवैध लेवी का भुगतान किया था और ये टीपीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए उसे टेरर फंडिंग का आरोपी नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो आतंकवादी संगठन की मांग पूरी किए बिना कोयले का निर्बाध तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जारी रख सके। अपील में यह भी दलील दी गई थी कि अभियुक्त की जो मुलाकात आतंकी संगठन के सदस्यों के साथ हुई थी उसे टाला नहीं जा सकता था और इस मुलाकात का एकमात्र उद्देश्य संगठन के सदस्यों द्वारा की गई मांग को पूरा करना था। कोर्ट ने कहा है कि धारा 43(5) और डी के तहत जमानत मंजूर करने पर विचार करते वक्त कोर्ट का बाध्यकारी कर्तव्य है कि वो खुद को इस बात के लिए संतुष्ट करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड में लाए गए संपूर्ण साक्ष्यों और दस्तावेजों की तहकीकात करे कि क्या अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और साथ ही न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने कहा कि उगाही की राशि के भुगतान को टेरर फंडिंग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। प्रथम दृष्टया ये नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने टीपीसी के अन्य सदस्यों के साथ साजिश रची थी और संगठन को बढ़ावा देने के लिए फंड की उगाही की थी और इसी तरह की टिप्पणी करते हुए बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया और अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया, बशर्ते वो स्पेशल कोर्ट को संतुष्ट कर सकें। राजस्थान भवरी देवी अपहरण और हत्या का मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में SC/ST स्पेशल कोर्ट द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 17 गवाहों में से 10 गवाहों का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। स्पेशल कोर्ट ने रिपोर्ट में कहा कि इस मामले में प्रतिदिन सुनवाई हो रही है और इसके साथ ही स्पेशल कोर्ट ने इस मामले के लिए और समय बढ़ाए जाने की भी मांग की। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट रिपोर्ट से संतुष्टि जाहिर करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारीख तय कर दी। इस मामले की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी परसराम बिश्नोई की याचिका पर आदेश देते हुए SC/ST कोर्ट को निर्देश दिया था कि भवरी देवी मामले में सभी आरोपियों का बयान रिकॉर्ड करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट के रूप में रखा जाए। उधर देश में लड़ाकू विमान राफेल के खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर कोर्ट 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा है कि अदालत इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई करेगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी तारीख का जिक्र नहीं किया। अधिवक्ता ML शर्मा ने फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की। याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माने के साथ ही सारी रकम वसूलने की मांग की गई है। साथ ही मामले की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के आदेश की भी मांग की गई। बता दें कि पोर्टल ने दावा किया कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट को भारत में एक बिचौलियों को करीब 8 करोड़ 62 लाख रुपए बतौर गिफ्ट देने पड़े थे और याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र और CBI को भी पक्षकार बनाया गया है। दसॉल्ट एविएशन ने पहले ही आरोपों का खंडन किया था। कंपनी ने कहा कि सौदे में कोई भ्रष्टाचार, कोई अनियमितता नहीं थी। राफेल खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर
देश में जमकर बवाल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले अदालत की निगरानी में राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे के प्रोसेस और पार्टनर चुनाव में किसी तरह के फेवर के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। ट्रांसजेंडर के यौन उत्पीड़न पर दिशा निर्देश बनाने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस कर ट्रांसजेंडर के यौन उत्पीड़न पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल किन्नर को भी यौन उत्पीड़न के दायरे में लाने की बात कही गई है, ताकि उनके खिलाफ कोई घटना होने पर ऐसे मामलों से निपटा जा सके। साथ ही यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए आईपीसी की धारा और प्रावधानों में उचित संशोधन और व्याख्या करने का निर्देश केंद्र सरकार को देने की मांग की गई। इसके अलावा याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाने की भी मांग करते हुए थर्ड जेंडर के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी दिशा निर्देश तैयार करने की मांग की गई है। याचिका के मुताबिक थर्ड जेंडर लोगों को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें भी सुरक्षा का मौलिक अधिकार दिया जाना चाहिए। उधर केरल विधानसभा चुनाव के बीच केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि जिन 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है वो मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में ही निपटाया जाएगा। और इससे पहले चुनाव आयोग ने अपने बयान में केरल हाईकोर्ट से कहा था कि इन 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव नई विधानसभा के कार्यकाल में करवाया जाएगा। अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 21 अप्रैल को खाली हो रही इन 3 राज्यसभा सीटों पर 2 मई से पहले चुनाव हो और 2 मई को बाकी 4 राज्यों समेत केरल विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आएंगे। केरल के 3 सांसद यानी कि आईयूएमएल के अब्दुल वहाब और के राकेश, साथ ही माकपा और साथ ही वायला रवि कांग्रेस और 21 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और इससे पहले अदालत ने आयोग को निर्देश दिया था कि वो राज्यसभा चुनाव कराने पर अपने फैसले की जानकारी देते हुए बयान दाखिल करें। कोर्ट में कुछ ऐसी याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें विधानसभा चुनाव के साथ ही राज्यसभा चुनाव करवाने की मांग की गई थी। और पिछली सुनवाई में कोर्ट को चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया था कि अब जब विधानसभा चुनाव हो चुके हैं तो जो नए विधायक चुनकर आएंगे उनको राज्यसभा सदस्य चुनने का अधिकार होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि यही सही कानूनी प्रक्रिया होगी। कहा गया है कि मौजूदा विधायकों को यह शक्ति देना ठीक नहीं माना जा सकता, लेकिन अब कोर्ट ने ऐसा ही करने का आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कोयला घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा दर्ज मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह और ट्रायल वकील राजेश बत्रा के नाम विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव रखा। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर आरएस चीमा की जगह दूसरे को नियुक्त करने के मामले पर अपना आदेश जारी करेगा और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आदेश में तय करेगा कि कोयला घोटाला मामले में अगला पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होगा। सीजीआई एस ए बोबडे और साथ ही जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा है कि वे अधिवक्ता सतीश अवस्था और डीपी सिंह के नामों पर विचार कर रहे थे। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि पीठ द्वारा बनाए गए नामों का सुझाव पहले दिया गया था और कुछ फैसला नहीं लिया गया था। उधर कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने इन आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने की बातें लिखी होने की दलीलें दी थी। अपनी दलील में रिजवी ने यह भी कहा था कि इन आयतों को मदरसों में इनकी शिक्षा पर रोक लगाई जाए। वसीम रिजवी ने कहा था कि धर्म गुरु तो सुन नहीं रहे हैं, इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमने तो 16 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जबकि इन 26 आयतों का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं। वसीम रिजवी बताते हैं कि इन 26 आयतों से कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने दावा किया था कि ये 26 आयतें कुरान में बाद में जोड़ी गई थी। रिजवी के इस कदम के बाद उनके परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया था। रिजवी के इस कदम से देश भर के मुस्लिम समाज उन पर भड़क उठे थे। मुस्लिम समाज के लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने रिजवी का पोस्टर भी जलाया था और सैयद वसीम रिजवी द्वारा दायर याचिका में कुरान के 26 छंदों को शामिल किया गया है, जो कहता है कि उनका उपयोग इस्लामवादी आतंकवादी समूहों द्वारा गैर विश्वासियों नागरिकों पर हमलों के लिए औचित्य के रूप में किया जाता है। उधर दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मामले में अभिनेता दीप सिद्धू की जमानत अर्जी पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में 2 दिन में सभी पक्षों को अपनी लिखित दलीलें फाइल करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि दीप सिद्धू की जमानत अर्जी पर
15 अप्रैल को अपना फैसला सुना सकती है। दीप सिद्धू की अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान आरोपी पंजाबी अभिनेता की ओर से दलील दी गई कि वो हिंसा में शामिल नहीं हुआ था, वो एक जिम्मेदार नागरिक है। दीप सिद्धू के वकील ने कोर्ट को कहा कि वो सिर्फ प्रदर्शन से जुड़ा हुआ था और क्योंकि एक जाना पहचाना चेहरा है इसलिए उसको बलि का बकरा बनाया गया है। दीप सिद्धू की जमानत अर्जी पर 30 हजारी कोर्ट में पिछले कई दिन सुनवाई चली है और इस दौरान दिल्ली पुलिस ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दीप सिद्धू ने कानून को अपने हाथ में लिया और भीड़ को हिंसा के लिए भड़काया, जिसके चलते दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में वकील के माध्यम से कहा कि क्या मानव अधिकार सिर्फ आरोपियों का होता है, उन पुलिसकर्मियों का नहीं जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के शिकार होते हैं। सरकारी वकील ने अपनी दलील में कहा कि जब ट्रैक्टर रैली के लिए दिए गए रूट में लाल किला शामिल ही नहीं था तो लाल किले पर दीप सिद्धू कैसे पहुंच गए? अगर किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का इरादा था तो फिर वो लाल किला क्या करने गए थे? सरकारी वकील की दलील थी कि दीप सिद्धू का मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को बदनाम करने का था और वहीं दीप सिद्धू ने अपने वकील के जरिए कहा कि उसने दिल्ली में हिंसा भड़काने का कोई भी काम नहीं किया, बल्कि हिंसा होने से पहले ही वो किसान आंदोलन से अलग हो गया था। दीप सिद्धू ने कहा कि मैं हिंसा से पहले ही लाल किले से निकल गया था। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जो पोस्ट करना मेरी गलती थी, लेकिन हर गलती को अपराध नहीं कहा जा सकता। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनन्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनन्य, दीप सिद्धू की जमानत पर सुनवाई के दौरान आखिर क्या कुछ बिंदु सबसे ज्यादा अदालत ने उन पर फोकस किया? कौन थे वो बिंदु? जी हाँ, आज जब मामला अदालत के सामने आया तो साफ तौर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कहा गया कि दीप सिद्धू मेन कॉन्स्पिरेटर है इस केस में, क्योंकि उन्होंने इंस्टिगेट किया पूरे वहां पे जितने भी लोग थे उनको, ताकि वो झंडा फहरा सके। दूसरी बात, आज ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट की तरफ से मंगाए गए थे कि जो स्पीचेस दीप सिद्धू की तरफ से दिए गए थे, जिसका हवाला देते हुए, जिसका रेफरल देते हुए आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने साफ तौर पर कोर्ट में ये कहा कि दीप सिद्धू वहां गए ही इस इंटेंशन से थे कि ताकि वो वहां पे दंगे भड़कवा सके, और उनको पहले से मालूम था कि कहीं ना कहीं जो ये ट्रैक्टर रैली है वो अपने रूट से भटकेगी और लाल किले तक जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये साफ तौर पर कड़ा सवाल रखा गया कि अगर दीप सिद्धू ये जानते थे कि रेड फोर्ट एक बहुत ही पायस जगह है जहां सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और बड़े डिग्निटरीज जो है फहरा सकते हैं झंडा या फिर जा सकते हैं ऐसी जगहों पर, तो ऐसी जगहों पर इतना उमावड़ा लेकर क्यों दीप सिद्धू वहां पहुंचे? साथ ही साथ दीप सिद्धू के वकीलों की तरफ से कहा गया कि वो सिर्फ लोगों से यह अपील कर रहे थे कि वो पीसफुली जो है प्रोटेस्ट करें और पीसफुली चीजों को लेके चले। हालांकि अब कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना सुरक्षित लिया है फैसला और 15 तारीख को कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगी। ठीक है अनन्य भटनागर, यहाँ पर दीप सिद्धू ने यह भी कहा है कि उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके चलते उन्होंने गलती मान ली, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि हर गलती को अपराध नहीं कहा जा सकता। तो इसके इस बयान को लेकर, इस दलील को लेकर क्या कुछ रुख रहा है कोर्ट का? चलिए, यहाँ पर अनन्य भटनागर से संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि ये अभी तक इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। रुक करते केरल हाईकोर्ट का। केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को विवाहित दंपति के बच्चे जैसा माना जाए। केरल हाईकोर्ट इस मामले को सुन रहा था और जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक महिला ने अपने साथी से संबंध खत्म होने पर अपने बच्चे को गोद दे दिया था, अब दोबारा बच्चे को हासिल करना चाहती थी। अदालत ने कहा है कि जैविक माता पिता का अधिकार एक स्वाभाविक अधिकार है। केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गोद लेने के दौरान, लिव इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा हुए बच्चे को शादीशुदा दंपति के बच्चे की तरह ही माना जाएगा। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस डॉक्टर कोसर एडपगात की पीठ ने यह फैसला लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक जोड़े की याचिका पर दिया। इस जोड़े ने गोद लेने के लिए एक महिला को दिए अपने बच्चे को वापस पाने के लिए अदालत का रुख किया था। दरअसल अनिता नाम की एक महिला ने अपने बच्चे को गोद देने के लिए एक महिला को सौंप दिया था। दरअसल याचिकाकर्ता महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, लेकिन उनके लिव इन पार्टनर द्वारा सभी संबंध समाप्त करने के बाद महिला ने अपने बच्चे को उसे सौंपा था, लेकिन अब दोनों के दोबारा मिलने पर उन्होंने अपने बच्चे को हासिल करने के लिए अदालत का रुख किया है। ये उल्लेख करते हुए कि महिला ने स्वीकार किया था कि उसका लिव इन पार्टनर ही बच्चे का जैविक पिता है। इस पर पीठ ने कहा कि बच्चे को गोद लेने के लिए बाल कल्याण समिति की प्रक्रिया कानूनी रूप से स्थायी नहीं है। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि इस दौरान सिर्फ सिंगल मदर के लिए लागू प्रक्रिया का पालन किया गया। जस्टिस मुश्ताक और एडियोपागात ने फैसले में कहा कि कानूनी रूप से गलत है, क्योंकि बच्चे को विवाहित जोड़े से पैदा हुए बच्चे के रूप में माना जाना चाहिए।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मां अनिता ने बिना किसी शर्त के समिति को फरवरी 2021 में बच्चे को गोद लेने की अनुमति दी। अनिता को अविवाहित मां मानते हुए समिति ने बच्चे को अडॉप्शन रेगुलेशन 2017 और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और अधिनियम की धारा 38 के तहत एक दंपति को गोद देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इसके बाद अनिता और उनके पार्टनर ने हाईकोर्ट का रुख किया और अपने बच्चे को वापस लेने की मांग के साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। मामले में समिति की ओर से पेश सरकारी वकील ने कहा कि बच्चे को पहले ही गोद दिया